चुनावों से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां हरियाणा में तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव कराने का यहां पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर चुनाव के शेड्यूल के चलते हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने का अनुमान है। ऐसे में 15 अक्टूबर तक हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का गठन हो जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार घोषणाओं को तेजी से सिरे चढ़ाने का भी काम हो रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चुनाव आयोग की टीम उन तमाम राज्यों का दौरा कर रही है जहां जहां इस साल चुनाव प्रस्तावित है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव इस साल होने हैं और इससे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा चुनाव आयोग की टीम ने किया था। आज और कल हरियाणा का दौरा चुनाव आयोग की टीम कर रही है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात हो सकती है और माना यह जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जम्मू कश्मीर से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी कि तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव हरियाणा में हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग हरियाणा के दौरे पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आयोग 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आयोग की बैठक होनी है, मुलाकात होनी है, जमीनी हालातों का जायजा लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और बढ़ गई है हरियाणा में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर पहुंची हुई है, जहां एक तरफ जमीनी हालातों का जायजा लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी तमाम राजनीतिक दलों के साथ, उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से उनके सुझाव हैं, चुनाव आयोग क्या दिशा निर्देश देता है, सब पर इसी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ खबर यह भी निकल कर आ रही है कि तय समय से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। और चुनाव आयोग 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचा हुआ है। हरियाणा में राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां के जमीनी हालातों की भी समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 15 सितंबर तक प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में नई सरकार का गठन हरियाणा में हो सकता है। उससे पहले की कवायद यहां पर तेज हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है। 2 दिनों का यह दौरा है और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंकित दुधानी का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अंकित, किस तरह से चुनाव आयोग का ये दौरा आज प्रस्तावित है? आपने कहा था होटल ललित में ही 12 बजे सबसे पहले राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात होनी है, उसको लेकर अपडेट्स? बिल्कुल जैस्मिन, हम होटल ललित के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग की टीम है, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम है, वो अंदर पहुंच चुकी है और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। और अभी 12 बजे ये बैठक होनी है और 12 बजे जब बैठक होगी तो पूरी चुनाव से लेकर के समीक्षा की जाएगी कि अभी जो अक्टूबर के अंदर हरियाणा में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव, तो उसके लिए क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड आती है और क्या दिशा निर्देश जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं। तो पूरी डिटेल बैठक अभी होनी है। जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल, उन्होंने पंकज अग्रवाल, उन्होंने यहाँ रिसीव किया। जब चुनाव आयोग की टीम यहाँ पहुंची तो उन्होंने यहाँ रिसीव किया उनको और उसके बाद अब वो अंदर बैठक शुरू होने वाली है। 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और उसको लेकर के पूरी चर्चा की जाएगी। वहीं जो सीनियर अधिकारी हैं हरियाणा के, उनसे भी बातचीत होगी। चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद निकल करके आएगा कि कब तक। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल चुनाव आयोग की कोई प्रेस वार्ता भी चंडीगढ़ के अंदर हो सकती है और उसके अंदर वो इससे पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की है, इससे पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया था, वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम चीजों की जानकारी दी गई कि राजनीतिक पार्टियों के क्या मुद्दे थे, किस तरह से उन्होंने आगे सुझाव रखे और चुनाव आयोग ने किन किन सुझावों पर अमल करने का निर्णय लिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित खबर थी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं, क्या इस चीज को लेकर अभी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, वहां की सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए क्या यह निर्णय लिया जा सकता है वाकई में?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का सिनेरियो अभी चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए प्रायोरिटी है देश की सरकार की, भारत सरकार की, कि वहां पूरी सिक्योरिटी के लिए उपलब्ध करानी पड़ती है, वहां इंतजामात करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो झारखंड है, महाराष्ट्र है, जो हरियाणा है, उनके चुनाव को तय समय से कुछ दिन पहले करा दिए जाएं। और कुछ दिन पहले से यही है कि 15 अक्टूबर तक हो सकता है कि हरियाणा की सरकार का गठन हो जाए, जो कि पिछली बार की अगर बात करें तो बिल्कुल अक्टूबर के अंतिम तक होता है गठन। तो लगभग 15-20 दिन पहले ही सरकार का गठन हो जाए तो उसके दौरान उससे लगता है कि आचार संहिता जो है वो सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर लग सकती है। और इस बात का अंदेशा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर 2 कैबिनेट बैठक अगस्त में मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तीसरी कैबिनेट बैठक 17 अगस्त को है। हालांकि आप नजर बना के रखें। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता केवल सिंह ढींगरा जी मौजूद हैं। केवल सिंह जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि तय समय से पहले हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखिए, सवाल ये है कि टाइम अब जो है करीबन वैसे तो सितंबर में कोड लगना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर 26 या 27 तारीख तक प्रक्रिया कंप्लीट होनी थी। हाँ जी। पर हो सकता है कि सरकार को ये लगता हो कि पहले ही इसको करा ले, क्योंकि जितने जुमले अभी छोड़े थे, जिस तरह के अग्निवीर में जुमला छोड़ा तो लेकिन केवल सिंह जी एक मिनट केवल सिंह जी, आपने कहा कि सरकार को लग रहा है कि पहले इसे करा ले। चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है, सरकार का थोड़ी। देखिए, अगर सरकार ये कह देती है कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि मोदी जी जो है वो 56 इंच का सीना है, कुछ भी किसी को भी कुछ भी राय दे सकते हैं। तो हो सकता है जल्दी कराना चाहते हो। असल में तो डेट जो है वो अक्टूबर की 26-22 तारीख है करीबन, अच्छा। जिसके तहत चुनाव कराने की लास्ट डेट बनती है। और लेकिन उससे पहले अगर 45 दिन पहले ले तो सितंबर में कोड लगना चाहिए। लेकिन जो वातावरण दिख रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की आप बता रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको कुछ टाइम पहले कराना चाहते हो, क्योंकि बीजेपी हर हाल में कोई ना कोई अपने जुमलों से फायदा लेना चाहती हो सकती है, लेकिन ये मिलेगा नहीं। कांग्रेस कितनी तैयार है सर? चाहे ये पहले कराए चाहे बाद में कराए, इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इनका जाना इस बात है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और ये भी तय है। और इसलिए बनेगी क्योंकि हर मुद्दे पे 10 साल लगातार फेलियर रही बीजेपी की सरकार। खट्टर साहब ने 15 साल तक जो काम किया, उसके बाद एकदम से उनको झटके से निकालना और दूसरे मुख्यमंत्री को बनाना, ये बात को सीधा बताता है कि ये सरकार खुद को फेलियर अपने आप ही मान रही थी, चाहे भाजपा की मोदी जी मान रहे हो, चाहे। लेकिन केवल सिंह जी देखिए, ये एक बेनिफिट होता है, ये एक एज होता है अगर टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि जिसकी सरकार प्रदेश में होती है उसके पास गिनाने के लिए काम बहुत होते हैं। लेकिन बतौर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, और क्या वो मुद्दे प्रभावी तौर पर वोट में तब्दील हो पाएंगे, ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, हरियाणा के अंदर किसानों को लगातार 1 साल तक सड़कों पर बिठाकर रखा और 750 किसान शहीद हो गया। आज भी किसान सड़कों पर बैठा है, उनकी फसलों के भाव उनको नहीं मिलते। इस वजह से किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, और छोटे छोटे दुकानदार परेशान है। जो वर्ग थे, जितने जैसे सरपंच थे, उनकी पिटाई कर दी इन्होंने। जो कर्मचारी थे, टीचर्स थे, उनकी पिटाई कर दी। रोडवेज कर्मचारी थे, उन पे एस्मा लगा दिया। जो अदर कर्मचारी थे उनकी बहुत खिंचाई करी। आंगनवाड़ी थे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया। कोई ऐसा वर्ग छोड़ा ही नहीं जिसकी इन्होंने जो है पिटाई और उनके ऊपर अश्रु गैस और उनके ऊपर जो है जो प्रहार न किए हों। तो इस तरीके से लगातार जो सरकार चली, तो लोग हर वर्ग त्रस्त है इस समय हरियाणा के। लेकिन कांग्रेस क्या, केवल सिंह जी सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को उस प्रबल तरीके से उठा पाई कि आज जब चुनाव का समय है तो कांग्रेस जब एक बार जनता के पास वोट के लिए जाए तो जनता बिना सोचे कांग्रेस को वोट करे? क्या उस प्रबल तरीके से विपक्ष की भूमिका हरियाणा में कांग्रेस निभा पाई?
बिल्कुल लगातार हम तो इलेक्शन तो आएगा बाद में, लेकिन 6 महीने से जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उससे पहले से भी और उसके बाद भी लगातार हम लोगों के बीच में है। हर इलाकों में हमारी सभाएं हो रही हैं। हम इनसे हिसाब मांगों का सवाल जो है 15 सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि जो हिसाब 10 साल के थे उसके अंदर इन सवालों का जवाब दो। लेकिन जनता जवाब दे रही है, सीधा हमें बता रही है कि इनका जाना अब तय है और कांग्रेस का आना भी तय है, क्योंकि इन लोगों ने हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। ठीक है। तो इस वजह से इनका जाना भी तय है और ये जनता के बीच में मैसेज जा चुका है और जनता में हम लगातार जा भी रहे हैं। और हर इलाके में माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जनता से हिसाब मांगने के लिए, बीजेपी से हिसाब मांगने के लिए, जनता का हिसाब ये मांगने के लिए लगातार जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और दूसरे भी जितने हमारे नेता हैं सभी इलाकों वाइज में सब मीटिंग्स चल रही हैं, इलाका वाइज में सब रैलीज चल रही हैं। बिल्कुल केवल सिंह जी, हालांकि अब जनता को तय करना है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और उसके बाद चाहे जितने भी दावे हों, जितने भी वादे हों, लेकिन जनता तय करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया केवल सिंह ढींगरा जी, न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे, जहां हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2540 लोगों को लोगों ने किया है। कांग्रेस ने 1 महीने 10 दिन तक आवेदन करने की प्रक्रिया चलाई थी। राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने विधानसभा चुनाव की टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायकों ने आवेदन दिया है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने भी अपना आवेदन दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेश सिंह ने उचाना सीट से आवेदन किया है। वहीं पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला कोच ने भी पहवा सीट के लिए आवेदन दर्ज किया है। फरीदाबाद से पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना ने भी 3 सीटों के लिए आवेदन दिया है। अब कांग्रेस आगे की प्रक्रिया तय करेगी कि टिकट मिलने का आधार क्या रहेगा। अक्टूबर में यह माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई से किसी और ने आवेदन नहीं किया है, लेकिन आपको यह बता दें कि कांग्रेस ने लगभग 1.5 महीने तक ये प्रक्रिया चलाई और उसमें 2540 लोगों ने आवेदन दिया है। कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ भाजपा से शामिल हुए कांग्रेस का दामन थामने वाले नेता हैं और तमाम नेताओं ने आवेदन किया है। आवेदन करने वालों की संख्या 2540 है। अब ये कांग्रेस में तय होगा कि किस तरह से टिकट आवंटन का आधार रहेगा, किस आधार पर किस विधानसभा सीट के लिए कैंडिडेट को चुना जाएगा। और साथ ही साथ खबर निकल कर आई है कि राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने फिलहाल विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है। किसी भी सीट के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया है। और अंकित दुधानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक बार अंकित का दोबारा रुख कर लेते हैं। अंकित, कांग्रेस कहीं ना कहीं टिकट आवंटन में आगे नजर आ रही है। अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस वक्त आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, 2540 आवेदन कांग्रेस के पास आ चुके हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने एक प्रक्रिया शुरू की थी और आवेदन मांगे थे कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन करें। पहले 1 महीने का समय रखा था कि 1 महीने तक जुलाई के अंदर आवेदन करें, लेकिन उसके बाद 10 दिन और बढ़ा दिए थे लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए। और 1 महीना 10 दिन के अंदर कुल 2540 आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं। 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर और कुल 2540 आवेदन मिले हैं। और उसके अंदर विशेष बात यह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि हरियाणा से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अभी विधानसभा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कोई आवेदन विधानसभा के लिए अब की बार नहीं किया है। वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने खुद ने कोई आवेदन नहीं किया है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि संदीप सिंह, जो पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार के अंदर, उनके को ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगे थे और जिस महिला कोच ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उन्होंने भी पेवा से टिकट के लिए अप्लाई किया है, कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि 2540 जो है आवेदन आए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस प्रकार से मैनेज करेगी। अभी तो कांग्रेस देखना जरूरी होगा कि किस तरह से टिकटों का आवंटन होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2540 आवेदन जो आए हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए उत्साहित
करने वाली खबर भी है, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण खबर भी है कि नाराज लोग ना हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोधी गतिविधियां प्रदेश में ना हो और लोगों को सेटिस्फाई किया जाए और 90 विधानसभा सीटों पर प्रबल कैंडिडेट्स उतारे जाएं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स उतारे जाएं, बिना दूसरों को नाराज किए हुए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा था कि उत्साहित करने वाली खबर जरूर है, लेकिन टिकट एक को मिलना है और एक एक विधानसभा से, कई विधानसभा ऐसी हैं जहां 80-80 लोगों ने आवेदन किया है, तो वहां से कैसे वो मैनेज करेंगे? टिकट एक को मिलना है, तो बाकी जो बचेंगे क्या वो खिलाफत करते हुए नजर आएंगे या कांग्रेस को अलविदा कहते हुए नजर आएंगे, या उनको मैनेज कर लिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको और जिम्मेवारियां दी जाएंगी। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस भी बन सकती है ये जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस तरह की एक्सरसाइज की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह जरूर भरा है कांग्रेस के अंदर। साथ ही अंकित, टिकट आवंटन में कहीं ना कहीं भाजपा से बहुत आगे कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही है। अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन आवेदन कांग्रेस ने बहुत पहले ही मांगना शुरू कर दिए थे, यानी कुछ चेहरे तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट भी किए होंगे अलग अलग विधानसभाओं में। साथ ही साथ भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती इसे माना जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है भाजपा को। बिल्कुल, कांग्रेस ने जहां अपनी पूरी एक्सरसाइज की है वहीं भाजपा भी इससे पीछे नहीं है। भाजपा ने भी, अगर कल की बात की जाए तो कल पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं पर रायशुमारी करवाई है। पार्टी के दो बड़े नेता जो हैं पूरे हर विधानसभा के अंदर गए हैं और हर विधानसभा में जाकर के वहां से कार्यकर्ता जो हैं उनसे 3-3 नाम मांगे हैं और गुप्त तरीके से उन्होंने 3-3 नाम दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी रायशुमारी कल पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभाओं में करवाई है। तो दोनों ही दल, वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए लगातार लगी हुई है, प्रक्रिया के अंदर लगी हुई है। लेकिन देखना होगा कि 90 केवल जो उम्मीदवार चुने जाने हैं और जो कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार, ऐसी स्थिति हर पार्टी के अंदर है। लेकिन भीतरघात से कैसे सारी पार्टियां निपटेंगी वो बड़ी बात है। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि भीतरघात एक सबसे बड़ा हथियार साबित होता है इस चुनावी रण में, और कैसे पार्टियां इसे निपटेंगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि चुनावी गतिविधियां और आज से बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची हुई है हरियाणा, समीक्षा की जा रही है। अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे हम खबरों में और पंचकुला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कालका पहुंचे हैं। कालका काली माता मंदिर और गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका है, जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं और बारिश के चलते कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में यहां पर शामिल होना था और मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल भी हुए। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद नजर आई। तो पंचकुला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए, वहां पर कालका माता मंदिर और गुरुद्वारे में भी उन्होंने मत्था टेका। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रही। गौरतलब है कि पूरे देश भर में घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। तिरंगा यात्राएं भाजपा द्वारा निकाली जा रही हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा जगह जगह आयोजित किया जा रहा है और उसी क्रम में पंचकुला में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां खास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करने पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी उनके साथ नजर आई, तमाम भाजपा के पदाधिकारी भी नजर आए, लोगों से भी वो रूबरू हुए, मुलाकात की और तिरंगा यात्रा में उन्होंने शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं हरियाणा से बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा की बदलाव जनसभा का दौर लगातार जारी है। आज पूरे दिन में 5 रैलियां आम आदमी पार्टी करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रानिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। संजय सिंह अंबाला और रादौर में जनसभा करेंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा घरौंदा में बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी धरातल पर उतर आई है, लगातार जनसभाएं कर रही है। हरियाणा से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां बदलाव जनसभा का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी में आम आदमी के तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज पूरे दिन भर में 5 रैलियां आयोजित की जाएंगी आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रानिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह अंबाला और रादौर में बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा घरौंदा में बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगे।
बढ़ते हैं आगे, पलवल की बात करेंगे जहां के खादर क्षेत्र के गांव भोलड़ा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत की खबर है। मृतक बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीब 9 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पूरे परिवार में गम का माहौल है, लोग गमजदा हैं और अपने तीनों बच्चों को खोने का दुख यहाँ पर परिवार मना रहा है। पलवल से आपको एक खबर दे रहे हैं जहां यमुना नदी में 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम और अंबाला के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर पानी भर आया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां गुरुग्राम और अंबाला में किस कदर पानी भरा हुआ है, लोग यहां किस कदर परेशान हो रहे हैं उसकी बानगी देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। लंबे ट्रैफिक जाम यहां पर लग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और ये कोई आज की बात नहीं, हर मानसून में यहां पर यही स्थिति पैदा होती है, यही हाल होता है। गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, अंबाला की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, पंप से पानी की निकासी यहां पर करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां की बड़ी बड़ी खूबसूरत सड़कों पर जल भराव की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। अंबाला में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कोई भी शहर जो डिजाइन होता है वो 2.5 mm की बरसात को घंटे के अंदर संभालने में सक्षम होता है, यानी 50 mm की बरसात शहर जो है आसानी से डिजाइन किए जाते हैं 24 घंटे में संभालने के लिए। लगभग 5 गुना बरसात जो है 24 घंटे में पड़ी है। और आप समझ सकते हैं बरसात का ट्रेंड अब ऐसा हुआ है, पहले बरसात बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से आती थी, लेकिन अभी क्लाउड बर्स्टिंग यानी एक तरह से बादल फटने जैसा ही काम 24 घंटे के अंदर पिछले कई सालों से ट्रेंड चला है। और निश्चित रूप से आज बहुत ज्यादा पानी जो है शहर के अंदर है। सारे हमारे डिपार्टमेंट लगातार इस चीज को संभालने की स्थिति को कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है, सवेरे उच्च अधिकारी जो है चंडीगढ़ से आ रहे हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए जो है एक डिजाइन जो है करवाने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना रहे। और मैं इस बात का जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और इसके लिए कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनवाना पड़े हम निश्चित रूप से इसके लिए जो है आगे। तो अंबाला की सड़कों का क्या हाल है जान लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ अंबाला से सीधे जुड़ रहे हैं। और कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे भी कमोबेश वही स्थिति हम देख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर इससे पहले अंबाला की विजुअल्स देखने को मिल रहे थे। बताइए किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस बार इतनी बारिश हुई और बारिश भी हर बार होती है, लेकिन पीछे आप मेरे पीछे भी जिस तरह से देख रहे हैं कि एक नदी का रूप इस सड़क ने धारण किया हुआ, उसी तरीके से अंबाला शहर की बात करें, अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, वहां पे इस बार लगभग 4 से 5 बार पानी आ चुका है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद सड़कें लबालब हो जाती है, तालाब का रूप धारण कर लेती है। इसको कह देते प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रशासन की जो कमी सामने नजर आती है वो बरसात के समय ही घर से ऑफिस से निकलते हैं, उससे पहले ये इधर दौरा भी नहीं करते। हालांकि अंबाला कैंट में कुछ ना कुछ सफाई जरूर हुई थी। अंबाला सिटी में भी मिनिस्टर असीम गोयल ने इसको साफ सुथरा तौर से कराया था। और कल भी जिस तरह से बारिश हुई उसके लेके जो परिवहन मंत्री असीम गोयल उन्होंने दौरा भी किया। उससे पहले अंबाला के उपायुक्त उन्होंने भी दौरा किया, लेकिन ये दौरे सब बरसात के समय पर ही होते, उससे पहले कोई भी दौरा करते हुए नजर नहीं आता। अभी जो बात करें तो पानी रात को बारिश अंबाला में नहीं हुई तो पानी इस समय कम हो गया, वरना जिस जगह मैं यहाँ इस समय खड़ा हूं आप यहाँ देख रहे हैं लगभग यहाँ से 1.5 से 2 फुट पानी था। और लोगों की बात करें, अभी भी लोगों के आप पीछे देख सकते हैं मेरे, लोगों को घर जाना बड़ा मुश्किल हो पड़ा है। लोग कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। यहाँ पर यही है कि जो रोजमर्रा के कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो बाजार जाते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी लोगों को जारी की गई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, क्योंकि इस कदर जब पानी बढ़ जाता है तो बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है।
हाँ, अभी प्रशासन की आप देख सकते हैं, इतनी देर से हम यहाँ खड़े हैं, अभी तक लोगों की भी माने तो यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी यहाँ पर नहीं आया। लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, लोग यहाँ पर कुछ देर रुक के फिर आगे निकलते हैं। यही स्थिति कपड़ा मार्केट के अंदर, कपड़ा मार्केट में दूर तक कुछ नजर नहीं आता, सिवाय पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। विभाग की अलर्ट की हम बात करें, असीम गोयल की टीम और असीम गोयल ने जरूर अपनी टीम को थोड़ा सा तेज करके आगे निकाला हुआ, जो कि समय समय पर दौरा कर रही है। ठीक है कृष्ण बाली, आप नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी कृष्ण बाली हमें ये तमाम जानकारियां दे रहे थे कि किस कदर प्रशासन यहां पर मुस्तैद, जितनी मुस्तैदी प्रशासन को दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी समय समय पर दौरा किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश जरूर की जा रही है। पानी निकासी के लिए पंप की सहायता गुरुग्राम और अंबाला दोनों ही जगह ली जा रही है।